Welcome everybody to this new lecture of our paper Solid State Physics, and in today's lecture we will discuss the two new method of diffraction. The first one is the neutron diffraction. The second one is the electron diffraction. These are other diffraction method as we studied in our previous lecture. That is the diffraction method by X-rays or by using X-rays. Rather it is white radiation or a monochromatic X-ray. Okay, these are two new method of diffraction, and in this lecture we will try to understand the facts behind these two methods. The first one is the neutron diffraction and second one is the electron diffraction. Okay, इससे पहले जितना भी हम डिस्कस किए हैं अभी तक डिफ्रैक्शन मेथड्स में, तो एक्सरे मेनली यूज की जाती है डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए, बिकॉज जो वेवलेंथ्स हैं एक्सरेज की वो अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक ऑर्डर्स की, जो एटॉमिक डिस्टेंसेस हैं उनके ऑर्डर्स की होती हैं, इसलिए वो प्रिफर की जाती हैं फॉर ऑब्टेनिंग अ डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ हम अलग दो मेथड्स को बात करेंगे, एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक इन दिस यूनिट, एंड from tomorrow onwards we will start our unit number first of your syllabus and unit number second according to our syllabus. Okay, so these are other diffraction methods, other than X-rays diffraction method, you can say it. Okay, so जो यहाँ पहली डिफिकल्टी थी कि X रेज चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो वो डिफ्रैक्टेड कर रही थी, वहीं से ब्रैग्स ने अपना ट्रीटमेंट किया, वहीं से वान लाउ ने अपना फिनोमिना बताई और बताया कि किस तरह से जो एक्सरेज हैं वो इंडिविजुअल एटम से स्कैटर्ड हो सकती हैं रेदर देन पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स as considered by Bragg. यहाँ जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो ये थी कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल कैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न दे सकते हैं, और ये मुश्किलें आई भी, और यही कारण है कि हम बहुत ज़्यादा कॉमनली या फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड को और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड के। ओके, क्योंकि आगे आप जब स्टडी करेंगे इस टॉपिक को तो आपको ये रियलाइज होगा, क्योंकि ये अगर इतने बेनिफिशियरी होते तो हम इनको इनिशियली यूज कर लेते, यानी जो एक्सरेज को हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए यूज किया, हम फिर उनकी जगह या तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन यूज करते या तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन यूज करते। इन द लास्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन हम इसको स्टडी कर रहे हैं दैट ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, या तो फिर ये कॉस्टली बहुत होते होंगे, इनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत कॉस्टली होता होगा, इसलिए डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं चल पाया। एक रीज़न यहाँ जो इनको स्टडी करने का है वो ये है, क्योंकि जब हम एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर यहाँ स्टडी कर रहे थे तो आपने ये देखा होगा कि एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को जब हम स्टडी कर रहे थे तो एक वहाँ हमने एक छोटा सा नॉलेज गेन किया था कि जो एक्सरेज हैं वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट, देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हो क्या रहा है एक्चुअली में कि जो एटम से हम इसका डिफ्रैक्शन कह रहे हैं ना, एक्सरे का डिफ्रैक्शन, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारी और फिनोमिना, इंटेंसिटी स्टडी कर रहे हैं, टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारा हम वहाँ मैटर स्टडी कर रहे हैं।
और हम बार बार ये कह रहे हैं दैट स्कैटरिंग फ्रॉम एन एटम, स्कैटरिंग फ्रॉम एन एटम, स्कैटरिंग फ्रॉम एन एटम। लेकिन अगर आप इस लाइन को बड़े क्लोजली चेक करें तो हम एटम से स्कैटरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आप उसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट इज द इंटरैक्शन ऑफ एक्स-रेज विद द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ पर्टिकुलर एटम, उससे वो इंटरेक्शन की बात हो रही है, उससे स्कैटरिंग की बात हो रही है। दैट इज एक्स-रेज स्कैटरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि एक्स-रेज न्यूक्लियस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करती। एक्स-रेज न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन होता ही नहीं है एक्स-रेज का, है ना। क्योंकि जो एक्स-रेज का वेवलेंथ है वो एटॉमिक डिस्टेंसेस का है, न्यूक्लियस डिस्टेंसेस के 10⁻⁻15 नहीं, 10⁻⁻10 यानी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है। तो एक्स-रेज न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। और हम बार बार ये कह रहे थे इंटरेक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय एटॉमिक प्लेन्स, बार बार हम इस बात को, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन है ये नेग्लिजिबल हम कंसीडर करके चलते हैं और फिर वहां से पूरी कहानी हम बुन देते हैं कि हाँ ये इस तरह से एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर या जो भी हम वहाँ से रिजल्ट्स, इंटेंसिटी, जो बेसिस इंटेंसिटी ये हमने डिस्कस किया है लेक्चर्स में कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है फॉर डिड्यूसिंग द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना। एटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो सब बात कर रहे हैं, पर बेसिस की अगर आपने कहीं से भी बात अगर कुछ खोजनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्कैटर्ड एक्स-रेज हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है, उनकी इंटेंसिटी क्या है। तो इस कारण हम ये दो मेथड लेके आए, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग और इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। हालांकि आप देखेंगे बार बार हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स-रे स्कैटरिंग से और बार बार ये पाएंगे आपकी नहीं, ये जब एप्लीकेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो हम क्यों इनको स्टडी में लेके आए, क्या फ़ायदा हुआ जब एक्स-रेज हमारे पास पहले से अवेलेबल था और अच्छा काम कर रहा था। एक्स-रे डिफ्रैक्शन अच्छा वर्क कर रहा था, तो क्यों हम इसको स्टडी में लेके आए। रीज़न जब आप यहाँ स्टडी करेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो हम पॉइंट नेग्लेक्ट करते हुए अभी तक आ रहे थे, दैट एक्स-रेज डज नॉट इंटरैक्ट और कैन नॉट इंटरैक्ट विद न्यूक्लियस, यहाँ ऐसा नहीं होगा। जब आप न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग पढ़ेंगे ये न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो अगर इस बात को आप इस तरह से समझें कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर मैं अगर मुझे कोई बोले कि हाँ किसी एटम का आपको पूरा डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखाना है, एटम केवल मैं एटम की बात कर रहा हूँ, अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला पार्ट है उसको मैं एक्सपोज करूंगा एक्सरे के थ्रू, और जो न्यूक्लियस है, चूंकि एक्सरे तो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगी, तो जो न्यूक्लियस वाला पार्ट, या मैं इसको हाइड्रोजन लाइक पार्ट बोलता हूँ, हाइड्रोजन लाइक पार्ट इसलिए क्योंकि वो 1h2 वाला रिलेशन आप कह सकते हैं, उसको मैं न्यूट्रॉन स्कैटरिंग कर दूं या इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग वहां से करा दूं, तो एक कंप्लीट एक कॉम्पैक्ट रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा, जो हम एक अप्रोक्सीमेट मेथड एक्सरे डिफ्रैक्शन में यूज कर रहे हैं कि हाँ इंटरैक्शन ऑफ एक्स-रेज विद न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल और कैन बी नेग्लेक्टेड। वो हम यहाँ आसानी से, तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का जो मेन रीजन था स्टडी में आने का वो ये था कि जो एक्सरे का हम अप्रोक्सीमेट बिहेवियर कंसीडर करके चलते वो नहीं होगा यहाँ। जो एक छोटा सा पार्ट है न्यूक्लियस का, उससे अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ऑब्टेन करना है तो उसके लिए केवल और केवल न्यूट्रॉन स्कैटरिंग यूज करनी पड़ेगी या फिर इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग यूज करनी पड़ेगी।
इसलिए ये हमारी स्टडी में आया। मेन जो मुद्दा था, मेन जो स्टडी थी वो ये थी कि स्कैटरिंग फ्रॉम न्यूक्लियस that is not possible by the use of X-rays diffraction method. ओके अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये थी कि एक्सरेज तो ईएम वेव्स हैं, तो वेव्स के थ्रू स्कैटरिंग, वेव्स आई, वेव्स स्कैटर्ड हुई, इंसिडेंट आई, स्कैटरिंग वेव, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल गया, ओके। पर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो दोनों पार्टिकल्स हैं, फिर कैसे ये पॉसिबल होगा? तो ये जो प्रॉब्लम है ये डी ब्रोगली ने बड़ी आराम से हमें सॉल्व करके दी। और थैंक्स टू डी ब्रोगली की जो वेव पार्टिकल डुअलिटी का जो एक पूरा युद्ध, वार ऑफ फिजिक्स आप इसे कह सकते हैं, उसको इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दिया और कहा कि नहीं, द wave nature and particle nature are not separate to each other or not distinct to each other, but that is particle and wave nature are not contradictory, these are complementary. तो thanks to de Broglie, तो यही हमें यहाँ स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द डिफ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। पहले हम न्यूट्रॉन स्कैटरिंग स्टडी करेंगे और फिर हम इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग स्टडी करेंगे, और यहाँ से हमारा इस यूनिट का जो पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। और फिर हम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यूनिट नंबर 1 हम वहाँ शुरू करेंगे, जिसमें हम बॉन्डिंग्स, जो क्रिस्टल बॉन्डिंग्स हैं और लैटिस वाइब्रेशंस हैं, उनको स्टडी करेंगे। दैट इज द पार्ट of coming lecture. Let's concentrate this topic on this topic. Other diffraction method, and the two diffraction method, the electron and the neutron diffraction. Okay, so let's start it. So in addition to X-ray diffraction, there are two other important diffraction methods which are widely used for characterization of materials. Okay, they are neutron and electron diffraction methods. They are neutron and electron diffraction methods. They are often complementary and supplementary to X-ray diffraction. ओके, अभी ये लाइन आपको अभी थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगी कि क्यों हम ऐसी बात कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी है एक्सरे डिफ्रैक्शन का। Unlike X-rays, which are EM waves, neutron and electrons are particles. Okay, so X-rays तो EM waves हैं, part of EM waves, or you can say that into the spectra of EM waves there exist X-rays, microwaves, other waves, high frequency, very high frequency, ultra high frequency waves. However, this problem that X-rays are EM waves and neutrons and electrons are particles is solved by or compromised by de Broglie hypothesis. According to that hypothesis, that हाइपोथेसिस इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि जब तक, गिव अ मिनट टू डिस्क्राइब दिस हाइपोथेसिस, गिव अ मिनट टू मी। एक्चुअली जब डी ब्रोगली ने ये समझौता कराया कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में, उन्होंने केवल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनालिटिक कैलकुलेशन किया था, और एनालिटिक कैलकुलेशन करते हुए उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ कैलकुलेट की थी, ये बड़ी बड़ी सरप्राइजिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। जब डी ब्रोगली ने ये सब किया कि हाँ, एवरी मैटर पार्टिकल in motion is always associated with it,
तो जब उन्होंने ये बात कही और ये समझौता कराया वेव पार्टिकल डुअलिटी का, तो उन्होंने एक एनालिटिक कैलकुलेशन किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ उस समय कैलकुलेट की थी वो आई थी डेविसन जर्मर का। आप कभी एक्सपेरिमेंट स्टडी कीजिएगा तो वहाँ उन्होंने 1.54 एंगस्ट्रॉम एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रॉन गन को चूंकि हमें हीट करना होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, वो सब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में आप स्टडी कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली ने हाइपोथेटिकली उस इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट किया, दैट इज वेवलेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जब डेविसन जर्मर ने अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो कि 20 साल बाद, 20 ईयर आफ्टर 20 ईयर ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोगली, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया और सरप्राइजली जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ थी वो 1.54 एंगस्ट्रॉम बाई एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड हुई। बाई एक्सपेरिमेंट एविडेंस है उसका यानी जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस डेविसन जर्मर ने दिया। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट डी ब्रोगली ने हमें दिया। तो ये जो ईएम वेव्स, एक्स रेज और ईएम वेव्स के बीच में जो एक्स रेज आर ईएम वेव्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन थी ये दूर की गई डी ब्रोगली के द्वारा। और उन्होंने कहा कि एवरी मैटर पार्टिकल इन मोशन is always associated a wave with it, and wavelength of that wave is given by this formula, lambda equals to h over mv। देखिए जरा चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। wavelength which is a property of a wave, h is a constant, and mass is the property of a particle. Mass is the property of a particle. So this relation actually relates the wave property to the particle property or wave nature to the particle nature. और जितनी भी आप आगे इक्वेशन अगर इससे आगे डिस्क्राइब करें तो सब के सब आपको बताएंगे कि किस तरह से वेव नेचर और पार्टिकल नेचर आपस में रिलेट करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये डी ब्रोगली ने सॉल्व की और उन्होंने कहा कि एवरी मैटर पार्टिकल इन मोशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड अ वेव विद इट whose wavelength is given by this, lambda equals to h over mv, where h is the Planck constant, m is the mass of the particle, and v is the velocity of the particle. Okay, from this equation it follows that lighter is the particle, जितना particle का mass कम होगा, greater is the de Broglie wavelength. Okay, the faster the particle moves, जितनी velocity ज़्यादा होगी, smaller is its associated wavelength. And the third result, the de Broglie wavelength of a particle is independent of the charge or nature of the particle, यानी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, उसके पास चार्ज है नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है, इस बात पे डी ब्रोगली वेवलेंथ डिपेंड करती ही नहीं। तो ये रिजल्ट हम यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। ओके, सो we have this relation from kinetic energy formulation, that E equals to half mv square, and from this V equals to root 2e over m. On placing the value of V into this equation, we have lambda equals to h over 2me. Again, this equation, this is my equation number first, and relates again the wave nature with the particle nature. Wave nature with the particle nature. Okay, so let's start the
न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। ओके, सबसे पहले हम ये जानेंगे किस तरह से हम न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड को यूज करते हैं, और फिर एक कंपैरेटिव बिहेवियर स्टडी करेंगे एक्सरे के साथ न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। द एप्रोप्रिएट मास वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस। Mn, mass of neutron is 1.675 in 10 to the power minus 27 kg। ओके, अगर इस रिलेशन को, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पुट कर दूं, 2 की वैल्यू एक न्यूमेरिकल है और h की प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे 6.6, अप्रोक्सीमेटली 6.6 इन 10 टू द पावर माइनस 34। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लैम्बडा इक्वल्स टू 0.28 ओवर e to the power half। This is my equation number second। Okay, where lambda is in angstrom and E, the energy, is in electron volt। Okay, as we know that wavelength suitable for diffraction experiment must be of the order of interatomic spacing, that is 1 angstrom of crystalline solid। Therefore, the wavelength lambda equals to 1 angstrom in accordance to equation number 2 yields the energy about 0.08 electron volt, and this energy is of the same order as the energy of the thermal neutrons, which is of the order of this 0.02, 0.08, same order, which is of the order of kT, where K is the Boltzmann constant and T is the room temperature, and which is approximately equals to 300 Kelvin. The room temperature is approximately 25 degrees centigrade, and when you edit this 25 to the 273, you can get approximately 300 Kelvin. Okay, so this energy is approximately order of kT. K is the Boltzmann constant and T is the room temperature, approximately 25 and roughly 27 degree centigrade। ओके, सो ये रीजन था कि हमने न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का आइडिया क्यों आया। द टिपिकल मोनोक्रोमेटिक न्यूट्रॉन बीम हैज एन इंटेंसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 6 न्यूट्रॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इंटेंसिटी को आप इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ईएमटी ईडी की क्लास में भी हमने डिस्कस किया। वहाँ जब हम पॉइंटिंग वेक्टर को स्टडी करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर का जो कई बार हमने क्लासेस में डिस्कस किया कि जो पॉइंटिंग वेक्टर का आप कहें कि स्केलर फॉर्म है, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पॉइंटिंग वेक्टर का अगर आप स्केलर फॉर्म कैलकुलेट करें तो वो इंटेंसिटी ही होता है। एक्चुअली पॉइंटिंग वेक्टर इंटेंसिटी ही होता है। द एनर्जी फॉलोड आउट थ्रू द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। 10 to the power 6 neutrons per unit time per unit area, that is intensity। और ये किसकी इंटेंसिटी है? एक मोनोक्रोमेटिक न्यूट्रॉन बीम की इंटेंसिटी है, और वो अप्रोक्सीमेटली इतनी है, 10 to the power 6 न्यूट्रॉन पर सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज पर यूनिट एरिया पर सेकंड। इतनी इंटेंसिटी का बीम होता है एक मोनोक्रोमेटिक न्यूट्रॉन बीम। Okay, which is about 4 order of magnitude smaller than that of X-rays. Thus, for neutron diffraction, the single crystal to be studied must be much larger, क्योंकि इसका जो order है वो approximately 4th order smaller है than the order of X-rays।
जितनी एक्सरे की इंटेंसिटी होती है उसकी लगभग 1/4 इंटेंसिटी होती है मोनोक्रोमेटिक। अगर एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे हो और एक मोनोक्रोमेटिक बीम हो न्यूट्रॉन का, तो जो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे की इंटेंसिटी होगी वो 4 गुना ज्यादा इंटेंस होती है एज कंपेयर टू दिस मोनोक्रोमेटिक न्यूट्रॉन बीम। तो इंटेंसिटी कम होने का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी कम होने का मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिमेन हमें स्टडी करना है, जो स्पेसिमेन हब हमें स्टडी करना है, उसका जो डायमेंशन हो वो लार्ज होनी चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी कम है। छोटे से एक इतना छोटा आपने कोई स्पेसिमेन वहां ले लिया कि इंटेंसिटी इतनी कम है न्यूट्रॉन बीम की कि वो स्टडी कर ही नहीं पाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न आ ही नहीं पाएगा, स्कैटरिंग हो ही नहीं पाएगी। तो उसी ऑर्डर का लेना पड़ेगा स्पेसिमेन भी, जितनी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो छोटे से छोटे कितने भी एमएम का आप स्पेसिमेन कंसीडर कर लीजिए, वो उसको भी वहां से भी स्कैटर्ड हो जाएगी जो क्रॉसपॉन्डिंग बीम है, चाहे वो न्यूट्रॉन की बीम है, इलेक्ट्रॉन की बीम है या फिर एक्सरे बीम है। लेकिन अगर इंटेंसिटी कम है तो वो तो उस स्पेसिमेन को खोज ही नहीं पाएगी। कैसे खोज पाएगी जब इंटेंसिटी कम है? तो एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम को आप स्टडी करें और एक मोनोक्रोमेटिक न्यूट्रॉन बीम को स्टडी करें, तो जो इंटेंसिटी आएगी वो एक्सरे बीम की ज्यादा होती है। तो जो हमें क्रिस्टल यहाँ लेनी पड़ेगा, स्पेसिमेन जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं बाय द मेथड ऑफ न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, वो हमें थोड़ा सा बड़े ऑर्डर का लेना पड़ेगा। और ये इन्होंने एक अप्रोक्सीमेट डायमेंशन यहाँ दी है, दैट 1 mm² यानी 1 मिलीमीटर स्क्वायर या फिर इससे बड़ा, कम से कम इतनी डायमेंशन का आपको जरूर स्पेसिमेन लेना पड़ेगा। ओके, so the single crystal to be studied must be much larger, at least 1 mm² or more than those required for X-ray diffraction. Okay, however, for crystals of very large molecules there is an additional difficulty. एक और समस्या भी है। एक तो ये है कि इंटेंसिटी कम होने की वजह से जो स्पेसिमेन आपको स्टडी करना है उसका जो साइज आपको लेना पड़ेगा वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए जितना आपने स्पेसिमेन का साइज यूज किया है वो उससे ज्यादा लेना पड़ेगा। सेकेंड डिफिकल्टी इज दैट लो इंटेंसिटी प्रॉब्लम कैन नॉट बी सोल्व सिंपली बाय यूजिंग बिगर क्रिस्टल or by increasing counting times. Actually the unit cell of these crystals are very large and the corresponding diffraction maxima are therefore very closely spaced. Their resolution is a great problem. This is the second problem arises due to the use of the monochromatic neutron beam. जो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा होंगे वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड होंगे, और इतने क्लोजली स्पेस्ड होंगे तो उनका जो रिजोल्यूशन है, वो जो डायरेक्शन हमें डिफ्रैक्शन मैक्सिमा अकॉर्डिंग टू मान लो ट्रीटमेंट वो जो ऑब्टेन करनी है, चूंकि जो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगी वो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा की डायरेक्शन, जिनको हम वान लॉ इक्वेशंस कहते हैं। तो एक सेकंड प्रॉब्लम ये भी है। तो पहली प्रॉब्लम तो एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम को यूज करने से ये आई कि स्पेसिमेन का साइज हमें ज्यादा लेना पड़ा। मैं बोल रहा हूं कि ये अगर मेथड इतने सुटेबल होते तो इनको हम पहले ही एक्सरे की जगह हम सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ स्टडी करते अपने सिलेबस में वो होता न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड इसलिए यूज किया, वो सुटेबल, एक कहावत है वो सस्ता सुंदर और टिकाऊ, वो एक्सरे है। तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के साथ ये सेकंड प्रॉब्लम थी कि जो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा की डायरेक्शन थी वो इतने क्लोजली स्पेस्ड थे डिफ्रैक्शन मैक्सिमा कि उनका रिजोल्यूशन से पता करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। खैर समस्याओं के ऊपर बात हो गई। अब
हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के फायदे क्या हुए, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन से हमें लाभ क्या हुए, वो देख लेते हैं। ओके, द डिफ्रैक्टेड बीम्स ऑफ न्यूट्रॉन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन अ फिल्म। एक तीसरी समस्या है, द डिफ्रैक्टेड बीम ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी रिकॉर्डेड ऑन अ फिल्म लाइक एक्सरे। जो हम फोटोग्राफिक फिल्म यूज कर रहे थे, जैसे हमने पाउडर मेथड में एक सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म यूज की, ये सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म यूज की, फिर एक हमने यहाँ एक सिलेंड्रिकल, ये जो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड था, यहाँ हमने एक रोटेटिंग फिल्म यूज की, यहाँ हमने एक स्क्वायर शेप्ड या रेक्टेंगुलर शेप्ड फिल्म यूज की। ये जो स्कैटरिंग पैटर्न, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न, स्कैटरिंग डायरेक्शन जो स्कैटर्ड कर रहे थे, वहां से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिल रहा था वो इन्हीं फोटोग्राफिक प्लेट्स पे तो मिल रहा था। लेकिन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो न्यूट्रॉन का डिफ्रैक्शन है उसको आप किसी फिल्म पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते जैसे एक्सरेज के साथ कर सकते हैं। दिस मस्ट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए काउंटर। एक काउंटर लगाना पड़ेगा जो कॉस्ट बढ़ा देगा उस इंस्ट्रूमेंट की जो यूज किया जाएगा न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के लिए। देयरफॉर द होल ऑपरेटर मस्ट बी हैवीली सील्ड इट, पहली प्रॉब्लम। मेकिंग इट मैसिव, दूसरी प्रॉब्लम, एज कंपेयर टू द एक्सरे डिफ्रैक्शन। इक्विपमेंट, there are some reasons because of which the neutron diffraction is much less widely used than X-ray diffraction. Okay, neutron diffraction fundamentally differs from X-ray diffraction in the sense that X-ray are scattered by the electrons cloud associated with the atoms, while with the certain exceptions neutrons are scattered by nuclei. ये बड़ी मजेदार कहानी हुई कि पहले हमने न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की बुराई कर दी और अब हम उसकी अच्छाई कर रहे हैं। जनरली होता ये है कि पहले आप उसकी अच्छाई बताएं, बाद में थोड़ी अगर कहीं बुराई है, एडवांटेज हम पहले बताते हैं, डिसएडवांटेज बाद में बताते हैं। यहाँ हमने डिसएडवांटेज पहले बताए, एडवांटेज बाद में बता रहे हैं। रीजन इज दैट डिसएडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, इसलिए डिसएडवांटेजेस को पहले डिस्कस किया। एडवांटेजेस ये है क्योंकि एक्सरेज इलेक्ट्रॉन के जो एटम है उस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, जबकि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के साथ ही इंटरेक्शन करते हैं। तो एक्चुअली जो हमें अब एटम की एक तस्वीर, डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है, एक तस्वीर ही तो है, एक फोटोग्राफ है, एक फोटोग्राफ है। जैसे एक्सरेज, आप एक्सरे कराने चले जाएं किसी हॉस्पिटल में तो आपकी पूरी हड्डियों का स्ट्रक्चर, वो एक हड्डियों का फोटो, आपकी जो बोन्स है उनका फोटो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करता है एक्सरे, वही काम करता है जो वहां करता है, एक फोटो खींच लेता है किसका, जो क्रिस्टल के अंदर एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फोटोग्राफ ले लेता है, और वही डिफ्रैक्शन पैटर्न है, वही डिफ्रैक्शन पैटर्न है। ओके, तो वहां भी वो एक्सरे वही काम करता है जैसे बोन्स का फोटोग्राफी करता है। यहाँ वो एटम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उनका फोटो ले लेता है, और वो फोटो ही हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न जिसको हम कह रहे हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट, कोई सर्कुलर एक्सरे तो सर्कुलर प्लेट, जो अगर सिलेंड्रिकल एक्सरे तो सिलेंड्रिकल प्लेट, इस तरह से। So neutron diffraction fundamentally differs from the X-ray diffraction in the sense that X-rays are scattered by the electron clouds associated with the atoms, while with certain exceptions neutrons are scattered by nuclei of the atoms. This property makes it a useful tool to locate the position of light atoms, particularly the hydrogen atom, even in the presence of heavy ones, okay, which may be difficult or impossible फ्रॉम एक्सरे डेटा। एक्सरे डेटा से आप नहीं लोकेट कर सकते न्यूक्लियस की पोजीशन को या किसी एटम की पोजीशन को, ये न्यूक्लियस को तो उससे तो इंटरेक्ट करना ही नहीं है एक्सरेज को, तो न्यूक्लियस तक तो जाएंगी ही नहीं। तो ये एक बड़ा यूजफुल टूल हुआ कि जो लाइट एटम्स हैं, हाइड्रोजन जैसे एटम्स हैं, उनको
लोकेट करने के लिए, उनकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम न्यूट्रॉन स्कैटरिंग का यूज कर सकते हैं। यूजुअली द नॉन हाइड्रोजन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यूजुअली द नॉन हाइड्रोजन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज सोल्ड बाय द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन डेटा इज कपल्ड विद इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको असली तस्वीर खींच कर देगी कि हाँ किस तरह से हम दोनों मेथड को मिक्स करके एक कंप्लीट एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला हिस्सा है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न देख लीजिए एक्सरेज से, और जो हाइड्रोजन जैसा एटम जो बाद में बचा है उसका पैटर्न देख लीजिए न्यूट्रॉन से। तो एक कंप्लीट एटम का अगर स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो दोनों को, इन दोनों डेटा को कपल कर दीजिए, तो आपको एक कंप्लीट तस्वीर, एक कंप्लीट फोटोग्राफ, एक कंप्लीट डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा। ओके, सो since the neutron diffraction locates the nuclei of the atoms and X-ray diffraction gives a picture of their electron cloud, a combination of the two techniques should provide the complete information in regards to the distribution of electron clouds about the nucleus। तो वही बात है कि ये दोनों मेथड अगर आप यूज करें, कंबाइंड यूज करें, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर हाँ आप केवल एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज कर रहे हैं या केवल आप न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ हाथ लगने वाला आपके नहीं है। अगर आपको एक कंप्लीट फोटो चाहिए तो निश्चित रूप से आपको इन दोनों मेथड को कलेक्टिवली यूज करना पड़ेगा। तो थ्योरी बिहाइंड दिस इज दैट, इसलिए न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन हमारी स्टडी में आया। ओके, सो because this is the final touch, because the nucleus of an atom, unlike the associated electron cloud, is negligibly small as compared to the wavelength of the scattered radiation, consequently the neutron wave diffracted from opposite sides of the atom do not interfere destructively. As a result, this neutron scattering factor remains constant, unlike the X-ray curve, which is decreases rapidly with increasing Bragg's angle, that is theta. Also, unlike X-rays, neutron scattering factor are not proportional to the atomic number. Reason is that कि वो उसी पार्ट के लिए हमेशा यूज होंगे। अब मैं वो जो छोटा सा न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसको हाइड्रोजन लाइक पार्ट बोल रहा हूँ। तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इसका इसलिए चेंज नहीं होता न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के लिए, क्योंकि वो हमेशा उसी पार्ट के लिए यूज होना है, हमेशा उसी पार्ट के लिए यूज होना है। तो एटॉमिक नंबर भी नहीं बदल रहा और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर भी नहीं बदल रहा, क्योंकि एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमने स्टडी किया है कि वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे वो डिपेंड करता है। और जनरली ये कहा गया, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है एक्सरे डिफ्रैक्शन में, वो जनरली लेस देन होता है एटॉमिक नंबर से, जो हम जिस एटम को हम स्टडी कर रहे हैं, जनरली ये देखा गया। लेकिन यहाँ वो भी नहीं है कि जो एटॉमिक क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इस सेंस में है क्योंकि न्यूट्रॉन को हमेशा न्यूक्लियस से इंटरेक्शन करना है ना, तो वो इसलिए चेंज नहीं हो रहा। लाइट एटम और न्यूक्लियस भी कौन सी न्यूक्लियस, जो लाइट एटम की न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन जैसे एटम की न्यूक्लियस है, उनको उनसे इंटरेक्शन करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। लेट अस मूव टू द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की वही पुरानी कहानी जैसे डेविसन और जर्मर ने किया था, अप्रोक्सीमेटली वही अरेंजमेंट यहाँ है, अप्रोक्सीमेटली वही अरेंजमेंट यहाँ है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, हम उसको हीटअप करते हैं, हीटअप करने के बाद यहाँ ये एनोड्स लगे हैं। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ एनोड की तरफ जब आएगा, एक ग्रिड भी एक्चुअली यहाँ लगी रहती है, वो ग्रिड यहाँ शो नहीं की गई है, और इनको बहुत ज़्यादा वोल्टेज 50 किलोवाट इतना ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया है इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इस इलेक्ट्रॉन गन से एमिट होंगे। तो जब इतना ज़्यादा पोटेंशियल आप दोगे और ये एनोड लगे हैं,
एनोड और इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेशन क्या होगा कि यहाँ से जो जब इस इलेक्ट्रॉन गन को हम हीटअप करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो सामने उनको एनोड दिखाएगा। एक्चुअली यहाँ एक ग्रिड भी होती है और ग्रिड को हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल इसलिए देते हैं कि जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ ना आ सके एनोड के पास, केवल जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं वही एनोड तक आ पाए। यहाँ एक ग्रिड लगाने का ये फायदा होता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इस स्पेसिमेन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, इस स्पेसिमेन से डिफ्रैक्ट होते हैं और यहाँ इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर हमें फोटोग्राफिक जो फिल्म है इस पर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है। और ये जो डेटा, इसमें वही कहानी लिखी हुई है, यही कहानी लिखी हुई है यहाँ। ये जो डेटा यहाँ एनालिसिस किया गया है वो ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली प्योरली वही डेविसन जर्मर से उठाया हुआ है। डेविसन जर्मर, जरा आप इसको कैलकुलेट करके देखना 50 किलो वोल्ट के हिसाब से यहाँ रखना जरा 50 किलो वोल्ट, और इसको जरा कैलकुलेट कर देखना तो जो वेवलेंथ आएगी ना ये एग्जैक्टली 1.54 एंगस्ट्रॉम आएगी। दैट इज एग्जैक्टली मैच टू द हाइपोथेटिकल रिजल्ट ऑफ डी ब्रोगली। सो जो ब्रिलियंस थी डी ब्रोगली की वो ये थी। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग को। ये भी कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं की जाती, फंडामेंटली यूज नहीं की जाती और कुछ एक्सेप्शन केसेस में ही यूज की जाती है। कैलकुलेशन शोज दैट स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम इज अबाउट 4 orders ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज फ्रॉम द सेम एटम। दिस सजेस्ट दैट, ये उल्टा है बिल्कुल, ये कहानी न्यूट्रॉन से बिल्कुल उल्टी हो रही है। Calculation shows that scattering of electrons from an atom is about 4 orders of magnitude greater than the scattering of X-rays from the same atom. This suggests that electron beam has a short stopping distance of about 500 angstrom and hence specimen to be studied must be thin. Must be thin. तो जो एक इंटेंसिटी की प्रॉब्लम है वो यहाँ थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द electron and the neutron scattering, and we'll meet you into the next one where we will start about our unit number 1st, and this is all about the unit number 2nd of your syllabus. Okay, so thank you and meet you into the next one. Thank you.